बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल कमर बाजवा वापस आ गए हैं। पाकिस्तान से बाहर थे, अफवाहें थी कि शायद वो नहीं आएंगे, वो वापस आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्या उन्हें क्लियरेंस मिल गई है? और वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि बाजवा नहीं, साकिब निसार, तो उनके साथ क्या होगा? वैसे तो पीटीआई के दीगर रहनुमा जो हैं और कुछ वो बड़े बड़े अफसर जो अभी ताज़ा गिरफ्तार हुए हैं, क्या उन लोगों को सजाए मौत सुनाई जाएगी? मतलब क्या उनके केसेस सजाए मौत वाले बनने जा रहे हैं? क्या कहानी है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि लोगों पर बिजली बम मजीद गिरेगा। 47 अरब का सोल्यूशन क्या है? असल बिजली की कीमत क्या है? ये भी हमें बताया जा रहा है। और लेकिन इन चीज़ों से हाँ, वैसे तो हमें ये भी बता दिया कि इंटरनेट स्लो क्यों है। हम सब परेशान है ना, आपको भी अक्सर फेस करना पड़ रहा होगा, तो ये भी हुकूमत ने बता दिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि मंकी पॉक्स का ख़तरा हमारे मुल्क में आ गया। एक सीरियस इशू है, एक बीमारी है जो कि बाहर से ज़ाहिर है इम्पोर्ट हो रही है। बाहर से आने वाले मुसाफिरों की उसमें निगरानी करने की ज़रूरत है। मैं ये जो कराची और दीगर पोर्ट्स जो हैं, एयरपोर्ट्स और दीगर जो एंट्री के रास्ते हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। हुकूमत ने कराची में भी ये बंदोबस्त किया है, बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान से ख़ास तौर पर इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि वहाँ से बॉर्डर से जो एंट्री होनी है जिन लोगों की, उस पर तवज्जो दी जाए और इस बीमारी से बचा जाए। बहरहाल एक ख़तरनाक बीमारी है। एहतियात सिर्फ फ़िलहाल तो यही है कि दुआ करें कि बच जाए। और इस जब वो रैशेज़ या कोई ऐसी चीज़ शुरू हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से रब्ता करें। और हुकूमत ने तो हिदायत जारी कर दी है महकमे सेहत को, कोशिश करनी चाहिए। ये ख़तरनाक बीमारी है, जिस तरह से कोविड थी, मे बी इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल एक ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने आसपास अपनी चीज़ों को देखें, एहतियात करें। बाहर से आने वाले मुसाफिरों में अगर किसी में भी कोई सिम्टम्स नज़र आएँ, जिसमें स्पेशली वो पॉक्स के हवाले से है, तो कोई दाने, कोई रैशेज़, कोई चीज़ ऐसी हो, तो वो फौरी तौर पे वो लोग भी, उनके जानने वाले, दोस्त, रिश्तेदार, जिसको पता चले उसको हेल्थ डिपार्टमेंट, करीबी डॉक्टर, हॉस्पिटल उसके नोटिस में लेकर आएँ, ताकि बाकी लोगों की जान भी बच सके और उनका भी इलाज फौरी तौर पर मुमकिन हो सके, क्योंकि इस हवाले से कुछ अमवात भी हो चुकी हैं पाकिस्तान में भी। तो ये मसला तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली का जो बम है वो हम पर गिरे जा रहा है। IPPs की सूरत में जो हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्स पे कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो गौहर एजाज साहब ने बताया है कि बिजली की कॉस्ट जो है वो 9 रुपये कुछ पैसे पड़ती है। तो फिर ये 40 रुपये और ये 47 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये का यूनिट क्यों है? अच्छा, इसका वैसे कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि इसमें सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बताएं जी। सोल्यूशन मिफ्ता इस्माइल साहब बता चुके हैं बड़ी डिटेल से कि आप प्राइस कट करें, उस पे जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करें और मिनिमम प्राइस पे लाके उतनी अमाउंट वो तरक्याती बजट से या कुछ ऐसी जगहों से वो किया जा सकता है। कम से कम आवाम को तो रिलीफ मिले। अच्छा, चूँकि IMF का इशू है ना, IMF को तो हमने पैसे वापस करने हैं, तो आप उधर से पैसे पूरे कर दें। अभी भी ये जो 14 रुपये की सब्सिडी देने की बात हो रही है, तो एक लिमिटेड तबके को एक सब्सिडी देने की बजाय प्राइस कट डाउन करें। लोगों को एहसास हो कि हुकूमत ने ये, मतलब अच्छी बात है सब्सिडी, किसी को भी, मैं कहता हूँ अगर चंद लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, 500 यूनिट वाले तो एक बड़ी तादाद बन जाएगी मेरे ख्याल में। तो अगर चंद लोगों को भी फ़ायदा हो तो वो ज़रूर मिलना चाहिए। हुकूमतों का काम ही लोगों की मदद करना, लोगों को रिलीफ देना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो अगर वो कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो होना चाहिए, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालें जिसमें सब लोगों को फ़ायदा हो। और असल मसला जो है कि बिजली सस्ती करके जो कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं उनसे मैक्सिमम बिजली बनवाएं, इंडस्ट्री को बिजली दें, सस्ती तरीन बिजली दें। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री को चाहे आप फ्री बिजली दे दें, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्री चलेगी। अभी वो जो मैं कल खबर पढ़ रहा था कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा जो है ना टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। अच्छा, 100 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब यह है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आज इस महंगाई के दौर में जहाँ रोज़गार पे मौजूद लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, आप सोचें कि हज़ारों या लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएं, कितने अफसोस की बात है। तो आप इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दें, मैक्सिमम
अच्छा, वो जब कारोबार करेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो इनपुट आएगी, सप्लाई चेन बनेगी, रॉ मटेरियल आएगा, पैकेजिंग होगी, उसकी डिलीवरी होगी, इतनी सारी इंडस्ट्रीज उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगी, लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा, वो चलेगा, उनसे टैक्स वसूल करेंगे, वो चीजें खरीदेंगे, उस पर टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। बिजनेस से रेवेन्यू आता है, बचत से रेवेन्यू नहीं आता। फैक्ट्री बंद करके, इदारे बंद करके रेवेन्यू नहीं आएगा। रेवेन्यू तब आएगा जब बिजनेस होगा, बिजनेस आगे चलेगा। बिजनेस तो आगे चलना है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, और इंटरनेट के ना चलने की वजह से भी आपको पता है बहुत से बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं। और अब हुकूमती तर्जुमान शिजा फातिमा ने बताया है कि चूंकि वीपीएन ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। मोहतरमा, वीपीएन क्या मजाक है वैसे। आप आज का जो इंटरनेट का यूज़र है ना, वो बहुत समझदार है, और इंटरनेट ने एक्सेस दे दिया है इन्फॉर्मेशन तक, सारी चीज़ें सब लोगों को पता है। अच्छा, और अगर आपकी बात भी किसी हद तक मानी जाए तो वीपीएन क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें? हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इस वजह से करें ना। तो इन चीज़ों को मैनेज करें। लोगों को ये जो आपने डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है, फॉर श्योर मसाइल है, लेकिन उसको बड़े पैमाने पे फौरी रिजॉल्व करने के लिए, फौरी हल करने के लिए एक्शन लें। ये मतलब जो भी चीज़ें होनी है, इसको मसले को हल करें। एक दिन कभी जब बंदिश होती है ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, उनके कारोबार बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने बताया फाइबर ने तो बंद ही कर दिया अपना काम, तो ये लोगों के लिए, बड़ी तादाद में लोगों के लिए नुकसान है, उससे बचना चाहिए। हुकूमत को उसका कोई और तरीका निकालना चाहिए। दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, अगरचे मौलाना फजलुर रहमान उस पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उनका ख्याल में, या वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जैसे दहशतगर्दी का तो मसला ही कोई नहीं है, ऐसे ही इसके नाम पर वो एक्शन हो रहा है या ऑपरेशन की बात हो रही है। मौलाना खुद और उनकी पार्टी के लोग इस दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। मौलाना से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि दहशतगर्द इस मुल्क में मौजूद हैं, और उन्हें तो ये भी पता है कि कौन हैं और क्यों कर रहे हैं। ये एक आम आदमी से ज़्यादा मौलाना को बहुत अच्छी तरह पता है। सियासत अपनी जगह, मौलाना ये मुल्क है तो ही हमारी सियासत है, इसी मुल्क के साथ मेरी आपकी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। मौलाना की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और मौलाना एक समझदार सियासतदान है। मुझे उम्मीद है कि वो अपना मुस्बत रोल इस हवाले से हमेशा अदा करते रहेंगे। सियासत अपनी जगह रहेगी। दहशतगर्दों को मैं ये नहीं समझता कि वो कोई सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा अमल जो इनडायरेक्टली भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करता हो, उससे भी एहतियात बरतनी चाहिए। दहशतगर्द किसी एक फ़र्द के दुश्मन नहीं है, वो हम सब के दुश्मन है, हमारे मुल्क के दुश्मन है, हमारी मुल्क की सलामती के दुश्मन है। उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनके साथ कोई मामला नहीं हो सकते। हाँ, मामला तो 9 मई वालों के साथ भी नहीं होने, और 9 मई के लिए अब वो अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई है। एक तरफ तो रऊफ़ हसन के जो मैसेजेस हैं वो कोट हो रहे हैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, और उस पर बात हो रही है कि ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। अता तारड़ साहब ने भी वो कोट की हैं चीज़ें। मसला ये है कि उसको बड़ा सीरियस देखना होगा। गद्दारी के इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है हमारे यहाँ, अगरचे आपको पता है मैं कितना शदीद ख़िलाफ़ हूँ। ये जो सब कुछ पीटीआई ने किया है, ख़ास तौर पे 9 मई वाला जो है, वो सीधा सीधा हमारी मुल्क की सलामती पर हमला था। मैं उस पर, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें गैर मुल्की जो उसमें है ना अमल दखल, उसके हवाले से बहुत कॉन्शियस होके करना होगा। अगर किसी सहाफ़ी के साथ एक आम रवाबित है तो उसको तो गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं समझा जा सकता। मतलब ठीक है, वो मीडिया अपने पार्टी के वो हैं तर्जुमान थे, मीडिया सेक्रेटरी इतलात थे, बल्कि शायद हैं या थे, तो उनका मीडिया के लोगों से ताल्लुक़ होना वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो वाक़यात हुए हैं उसको बहुत एहतियात से देखने की ज़रूरत है। हुकूमत ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, इसमें बड़े पैमाने पर काम हो चुका है। इवन जब जनरल फैज़ हमीद तक गिरफ़्तार हो गए हैं, उनके साथ बड़े बड़े ऑफिसर्स और भी गिरफ़्तार हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। आई एम श्योर कि उस पर बड़े सीरियस कंसर्न्स होंगे, बल्कि हैं, जिन पे काम हो रहा है। 2-4 दिन से जो खबरें उड़ रही थी ना कि शायद बाजवा साहब भी गिरफ़्तार होंगे या अंदर होंगे या उन पर पाबंदी है या क्या होगा, लेकिन उनके बारे में पता चला था वो बाहर है पाकिस्तान से। अच्छा, बाहर की सूरत में फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े हालात सख्त है और उनको भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि बाजवा साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। अच्छा, साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं और उन्हें पाकिस्तान में आना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ़ कोई सबूत या उनके खिलाफ़ कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, इंक्वायरी
इवन इंक्वायरी या कोर्ट मार्शल जो है ना, बड़े सीरियस वो मामलात हैं, इंतहाई सीरियस। और इसमें क्या कुछ होता है किसी दिन मैं, बल्कि किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन की बेस पे कि कैसे वो चल रहा होता है मामला और क्या कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये है कि बाजवा साहब को मेरा ख्याल है कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ, साकिब निसार फंस सकते हैं, वो तो अता तारड़ ने भी कह दिया ना, साकिब हो या निसार हो तो उनका नाम आ रहा है, लेकिन वो किस स्टेज पर आएगा, कब कोई एक्शन उस पर लिया जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाजवा साहब मुझे लगता है फ़िलहाल क्लियर है। हमारे दोस्तों का ख्याल ये कि नहीं वो पकड़े जाएंगे, मतलब हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब तो शुरू से उनका तो ख्याल है नहीं जी बाजवा ने नहीं बचना। अच्छा, अब तो हामिद मीर भी कह रहे हैं, हामिद मीर भी मुझे लगता है इमदाद सुमरो साहब को फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनका भी ख्याल ये है कि बाजवा साहब नहीं बचेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बाजवा साहब को फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अगर मौजूदा हुकूमत, रिजीम, फ़ौजी जो सीनियर उनके कमान है उनके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल में बाजवा साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, साकिब निसार जो हैं वो था ना, निसार मैं तेरी गलियों पे, तो वो निसार ही ना हो जाए, उनका ख़तरा है सिर्फ। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह करे कि मेरे आपके हम सब के मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में हो। शुक्रिया।